साल 1999 पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को हटाकर उनकी जगह ख्वाजा जियाउद्दीन को बैठाना चाहते थे और यही वजह बनी पाकिस्तान के एक और तख्ता पलट की। इसकी वजहों पर अगर नज़र डाली जाए तो आपको याद होगा कि 1999 में एक तरफ पाकिस्तान में लाहौर शिखर वार्ता चल रही थी और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब का बहुत गर्मजोशी से स्वागत होता है पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार द्वारा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच अच्छे रिश्तों के लिए शिखर वार्ता होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। टाइगर हिल्स के ऊपर पाकिस्तान की सेना का कब्जा हो चुका था और पूरे आक्रमण की तैयारी थी। आक्रमण करके सियाचिन को कब्जे में लेने की प्लानिंग रची बसी थी वहां के आर्मी चीफ की। और खास बात यह है कि इस बात की भनक भी नहीं थी वहां के प्राइम मिनिस्टर को और फॉरेन मिनिस्टर को। बड़ी अजीब सी बात लगेगी, लेकिन इसी तरीके का कहना था। जब कारगिल युद्ध के बारे में पता चला हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को, वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने फौरन फोन लगाया पाकिस्तान के पीएम मियां नवाज शरीफ को। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कि मुझे आपसे ऐसी कतई उम्मीद नहीं थी कि आप एक तरफ तो हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं समझौते की, शांति की, और दूसरी तरफ इस तरीके के आक्रमण हो रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने एकदम अपने आप को इससे अनजान बताया तो अटल जी का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक साहब बैठे हुए हैं, लीजिए इनसे बात कीजिए। अटल जी के साथ बैठे हुए थे हिंदुस्तान के मायना सेक्टर दिलीप कुमार साहब और उन्होंने फ़ोन लेते ही कहा कि नवाज शरीफ साहब, आप तो अपने आप को शांति के समर्थक बताते थे, ये आपने क्या किया, बहुत गलत किया, आपको पता नहीं है जब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब होते हैं उसका सीधा असर पड़ता है हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर। हालात ये हो जाते हैं कि मुसलमान जल्दी अपने घरों से नहीं निकलते हैं। तो ये जो हालात ख़राब हुए हैं इसके जिम्मेदार आप हैं। ये पूरी कहानी कैसे होती है हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ का खास कार्यक्रम तख्ता पलट। शरीके गुफ्तगू हूं मैं आपका साथी परवेज अहमद। 20-21 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान जाते हैं शिखर वार्ता के लिए और उसके बाद मई का जो लास्ट वीक था उसमें कारगिल युद्ध का शुरुआत हो जाती है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये एक बड़ी साजिश रची थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने और फ़ायदा उठाया था पूरी तरीके से। जो रिश्ते हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बन रहे थे उसके बीच में हमारी सेना की भी थोड़ी लापरवाही रही थी, उसका फ़ायदा उठाया था। मई के तीसरे हफ्ते में ये शुरुआत की थी इस ऑपरेशन की पाकिस्तान ने और उनका पूरा इरादा था कि वो हमला करके सियाचिन को कब्जे में ले लेंगे। भारतीय सेना जो इससे बिल्कुल अनभिज्ञ थी, सभी भौचक्के रह गए। जब इसकी खबर मिली तो सेना से लेकर दिल्ली तक में बैठे राजनीतिक इस बात से बहुत हैरान हो गए। फिलहाल भारतीय सेना ने आक्रमण संभाला, एक ऑपरेशन की शुरुआत हुई। पहले तो बड़ी दिक्कतें आई क्योंकि पाकिस्तान की सेना ऊपर बैठी हुई थी और नीचे से जो है उनके ऊपर हमला करना था। ऑक्सीजन की भी बहुत कमी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे जून का पहला हफ्ता और दूसरे हफ्ते तक पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। जब लगने लगा पाकिस्तान को कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है तो किस तरीके से इस युद्ध को रोका जाता, उसके फिर कूटनीतिक प्रयास शुरू हो गए। पाकिस्तान के पीएम जाकर मिले अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से, हालांकि वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके की गलती करेंगे। तो कारगिल युद्ध जो था वो एक बार फिर बहुत भारी पड़ रहा था मियां नवाज शरीफ के लिए। इसी के चलते उन्होंने सोचा कि परवेज मुशर्रफ को हटा दिया जाए सेना प्रमुख से, और इसकी भनक लग गई परवेज मुशर्रफ को। उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर उनको नजरबंद कर दिया। हाहाकार मच गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट और सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया जिसमें इस तख्ता पलट को जायज करार दिया गया। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पद संभाला और पूर्व के जियाउल हक की तरह सेना प्रमुख का पद भी अपने ही पास रखा।
2002 में पाकिस्तान में फिर आम चुनाव होते हैं। परवेज मुशर्रफ की पार्टी PMLQ को बड़ी जीत मिलती है और ज़फ़रुल्लाह खां जमाली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल सिर्फ 2 साल तक ही चला पाते हैं। 2 साल बाद 2004 में शौकत अजीज को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। परवेज मुशर्रफ की तानाशाही धीरे धीरे पाकिस्तान में खिलाफत का वजह बन जाती है। चारों तरफ उनकी खिलाफत होती है और 2007 में सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को बर्खास्त करने की सजा सुनाती है। तानाशाही बढ़ती जाती है और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हाई कोर्ट तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों से उनकी ठनाठनी हो जाती है। राष्ट्रपति उस वक्त बर्खास्त कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद को, जिसको लेके ज़बरदस्त तरीके से उनका विरोध शुरू हो जाता है। हालात बेकाबू होते देख परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा देते हैं, जिसके बहुत ख़राब परिणाम आते हैं और उनके खिलाफ जगह जगह विरोध के स्वर उभर पड़ते हैं। अब वक्त आ जाता है 2007 का। एक बार फिर 2007 में चुनाव की घोषणा होती है। इसी बीच बेनज़ीर भुट्टो एक बार फिर पाकिस्तान लौट आती हैं। उनका बड़ा ज़बरदस्त खैर मकदम होता है और बेनज़ीर भुट्टो जगह जगह आग उगलना शुरू करती हैं। उनकी मीटिंग्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से भीड़ होती है आवाम की। बेनज़ीर भुट्टो जिंदाबाद के नारों से सारे स्टेडियम और मैदान गूंज उठते हैं। जहाँ जहाँ उनकी मीटिंग्स होती है उसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। तो बेनज़ीर भुट्टो की लगातार पब्लिक मीटिंग्स चल रही थी। 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी में एक मीटिंग को खिताब करने वाली थी। उससे पहले 26 दिसंबर 2007 की रात को बेनज़ीर भुट्टो लंबी यात्रा करके इस्लामाबाद अपने घर पहुंचती हैं। तभी उनको सूचना मिलती है कि ISI के हेड नदीम ताज उनसे ज़रूरी मुलाकात करना चाहते हैं। ISI के हेड होने के नाते उनसे मुलाकात को बेनज़ीर भुट्टो टाल नहीं पाती हैं और रात में उनसे मीटिंग फिक्स होती है। नदीम ताज रात में बेनज़ीर भुट्टो से मिलते हैं और जो बात बताते हैं उसको सुन के बेनज़ीर भुट्टो चौंक जाती हैं। वो बताते हैं कि बिल्कुल पक्की सूचना मिली है कि जब रावलपिंडी में कल वो मीटिंग को खिताब करेंगी तो वहाँ पर उनकी हत्या हो सकती है। हत्यारे जो है वो पहुँच चुके हैं रावलपिंडी। ये बात सुन के बेनज़ीर भुट्टो हैरान रह जाती हैं और वो कहती हैं कि जब आपके पास इतनी पुख्ता सूचना है तो आप हमलावरों को अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते हैं। तो ISI प्रमुख कहते हैं कि ये नामुमकिन है। अगर मैंने उनको अरेस्ट कर लिया तो मेरा जो सूचनाओं का स्रोत है वो बंद हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो बेनज़ीर भुट्टो उनसे कहती हैं कि तो आप मेरी सुरक्षा बढ़ा दीजिए। नदीम ताज इसका आश्वासन देते हैं कि कल आपकी सुरक्षा बहुत पुख्ता और बहुत मजबूत कर दी जाएगी। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो के दिमाग में सवाल चल रहा था, ये ऐसा तो नहीं है कि मेरी मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जा रहा है, अवाम बेताब है मुझसे मिलने के लिए, और कहीं ऐसा तो नहीं इससे मेरे चुनावी रणनीति को प्रभावित किया जा रहा है। इसलिए वो कतई ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि उस पब्लिक मीटिंग में ना जाती। जिस वक्त ISI प्रमुख नदीम ताज वार्ता कर रहे थे बेनज़ीर भुट्टो से, उसी वक्त तालिबान का हैंडलर नसरुल्लाह 15 साल के बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह को लेकर रावलपिंडी पहुंच चुका था रैकी करने के लिए। तो तालिबान का हैंडलर नसरुल्लाह, बिलाल, ये लोग रैकी कर चुके थे और ये तय हुआ था कि हमला उस वक्त नहीं किया जाएगा जब बेनज़ीर भुट्टो मीटिंग को एड्रेस कर रही होंगी, बल्कि हमला उस वक्त किया जाएगा जब वो मीटिंग को खिताब करके लौट रही होंगी। रावलपिंडी का वो लियाकत हुसैन पार्क जहां बेनज़ीर भुट्टो को एड्रेस करना था, उसको पुलिस ने चारों तरफ से छावनी बना दिया था। मेन गेट्स पे मेटल डिटेक्टर लगे हुए थे और बिना किसी सख्त जांच के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन हमलावरों ने तो कुछ और सोच रखा था। बेनज़ीर भुट्टो अपने काफिले के साथ लियाकत अली पार्क पहुंचती हैं। जब वो पहुंचती हैं तो पब्लिक उनकी दीवानी हो जाती है। बेनज़ीर भुट्टो ने इस कैप हैच से अपना सर बाहर निकाल रखा था। वो लोगों का
अभिवादन स्वीकार कर रही थी। मीटिंग में खिताब करने के बाद बेनज़ीर भुट्टो फिर उसी रास्ते से वापस आ रही थी। जब वापस आ रही थी, लोग उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए बेताब हो रहे थे। चारों तरफ से नारे लगाए जा रहे थे, बेनज़ीर भुट्टो जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो। तभी बिलावल जो है वो उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचता है। स्कैप हैच से बेनज़ीर भुट्टो का सर बाहर निकला हुआ था और हाथ हिलाकर वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। इसी बीच बिलावल बिल्कुल पास पहुंचता है और उसके बाद वो अपने पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। एक गोली बेनज़ीर भुट्टो के सर में लगती है और वो घायल होकर गिर पड़ती है। अभी बेनज़ीर भुट्टो के बॉडीगार्ड कुछ समझ पाते कि तभी बिलाल पास आता है और अपनी जैकेट में लटके बटन को दबाकर आत्मघाती बम चला देता है। जोरदार आवाज होती है, लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं और चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। बेनज़ीर भुट्टो को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनके जो और बॉडीगार्ड थे वो एम्बुलेंस मंगाते हैं, लेकिन मौके पे कहीं एम्बुलेंस नहीं होती है। वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। किसी एक जीप से बेनज़ीर भुट्टो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जहां पहुंचने के कुछ देर बाद उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नेता का इस तरीके से अंत हो जाता है। बेनज़ीर भुट्टो की मौत के पीछे भी बहुत बड़ी साजिश थी। कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे, पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ में। बहरहाल उनकी मौत से जो सहानुभूति बनी थी उसका बड़ा फायदा उनको मिलता है और उनकी पार्टी पीपीएल बहुत बड़े इक़्तिदार में जीत के आती है। यूसुफ रज़ा गिलानी को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। 2013 में एक बार फिर आम चुनाव होते हैं और एक बार फिर नवाज शरीफ की पार्टी जोरदार जीत हासिल करती है, क्योंकि पिछली जो सरकार थी उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्जेस लगे थे। नवाज शरीफ की वापसी होती है और एक तीसरी बार वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन इस बार एक और उदय हो रहा था तहरीक-ए-इंसाफ के सदर इमरान खान का। इमरान खान भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में धीरे धीरे छा रहे थे और इस बार उनकी पार्टी 35 सीटें जीतकर आती है और एक स्टेट में उनकी सरकार भी बन जाती है। 2017 आते आते एक बार फिर भ्रष्टाचार के चार्जेस में नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, तो अपनी जगह शाहिद खाकान अब्बासी को पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। 2018 को एक बार फिर आम चुनाव होता है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सदर थे इमरान खान, उनकी पार्टी बड़ी जीत हासिल करती है और इमरान खान पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनते ही बड़ी उम्मीदें लगाई जाती हैं कि अब पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगा। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और उसके गैर ममालिक से बड़े अच्छे रिश्ते बनेंगे। लेकिन इमरान खान की सरकार के साथ क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। देखना ना भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम तख्ता पलट। तब तक के लिए जय हिंद।